म्यूचुअल फंड में हमने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कर लिया है बेटा। लेकिन कुछ कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अभी भी बचे हैं, जिसमें है जर्नल ऑब्लिगेशंस ऑफ द म्यूचुअल फंड। और तीन स्कीम हमें समझनी है इसमें। वैसे तो म्यूचुअल फंड की स्कीम बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन तीन स्कीम हम जो समझेंगे, एक तो गोल्ड रिलेटेड स्कीम, एक रियल एस्टेट रिलेटेड स्कीम और एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। रियल एस्टेट फंड में क्या होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो भी यूनिट होल्डर से पैसा इकट्ठा करेंगे। और गोल्ड स्कीम में या तो गोल्ड में या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में हम सेव कर पाएंगे। बाकी आपने टेक्निकल थोड़ी सी बातें हैं, वो जरूर कंसीडर करनी है इस चैप्टर को पढ़ते हुए। रेगुलेशन 50 lays down that every AMC for each scheme, पहले जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड पढ़ लें। भाई रेगुलेशन 50 ये कहता है, आप इस रेगुलेशन को पढ़ोगे कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, उन्हें प्रिजर्व रखना है। और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये है कि ये इनके यूजर्स को ट्रू और फेयर व्यू दे सकें कि फंड में एसेट्स क्या क्या हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या क्या है, और कितना रिटर्न यूनिट होल्डर को वो दे रहे हैं। तो इसके लिए रेगुलेशन 50 आपने ध्यान से पढ़ना है। रेगुलेशन 50 क्या कहता है, आप ध्यान से सुन लीजिए। रेगुलेशन 50 lays down that every AMC for each scheme shall keep and maintain proper books of accounts, records and documents for each scheme, so as to explain its transactions and to disclose at any point of time the financial position of each scheme, and in particular give a true and fair view of the state of affairs of the fund, and intimate to SEBI and place where such books of accounts, records and documents are maintained. All these documents shall be preserved for the AMC for period of 8 years. ठीक है बेटा, इसको आप पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 50 में। इसके नीचे का जो पैराग्राफ है, द एएमसी शैल फॉलो द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड। शाबाश, यहाँ पे थोड़ा सा बेटा याद रखने वाली बात है। एएमसी अकाउंटिंग पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करेगी, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज और कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, जो 9th शेड्यूल में दिए हैं उनको फॉलो करेगी। ठीक है, शाबाश बेटा। AMC shall follow the accounting policies and standards as specified in the 9th schedule to provide appropriate detail of the scheme-wise disposition of the assets of the mutual fund at the relevant accounting date and the performance during the period। relevant accounting date को assets की क्या पोजीशन है, ये सब कुछ इसमें 9th शेड्यूल के अकॉर्डिंग बताएगी। ठीक है बात। रेगुलेशन 51 पर आ जाएंगे। रेगुलेशन 51 कहता है, प्रोवाइड्स दैट द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है भाई, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च एंडिंग लेना है आपने। रेगुलेशन 51 ये कहता है। 51 ए जनरल ऑब्लिगेशंस पढ़ रहे हैं कि जनरल ऑब्लिगेशंस म्यूचुअल फंड की क्या है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। रेगुलेशन 51 ए प्रोवाइड्स दैट क्रेडिट ऑफ एग्जिट लोड टू स्कीम। एग्जिट लोड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो एग्जिट लोड अगर आपने 2012 के बाद, ठीक है, तो वापस क्या करना है, क्रेडिट करना है उसे। ये बात मैं पहले ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। Regulation 51A provides for the credit of exit load to scheme. Exit load charged, if any, after the commencement of the SEBI Mutual Fund Second Amendment Regulation 2012 shall be credited to scheme. ये बात ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। रेगुलेशन 52 lays down that all expenses should be clearly defined. खर्चे वर्चे प्रॉपरली डिफाइन करने हैं, ठीक है, एंड अपोर्शन टू द इंडिविजुअल स्कीम। जो भी म्यूचुअल फंड के स्कीम है वो अप्रोप्रिएट करने हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ऑफिस है, कॉमन ऑफिस है, स्कीम कई है। मान लो ऑफिस का रेंट है 5 लाख और स्कीम चल रही है 5, तो प्रॉपर तरीके से उसको अप्रोप्रिएट करना है। रेगुलेशन 52A provides that mutual fund may declare dividend in accordance with the offer document and subject to such guidelines as may be specified by SEBI। ठीक है, 53 कहता है कि जो डिविडेंड वाउचर्स हैं वो 30 दिन के अंदर डिस्पैच करने हैं। भाई मान लीजिए म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर डिस्पैच कर देना चाहिए। और फिर वापस 10 डेज के अंदर उसे, 10 दिनों के अंदर उसे
जब वो रिडम्पशन के लिए बोलें तो 10 डेज के अंदर उसकी पेमेंट आपने कर देनी है। रेगुलेशन 53 ये कहता है, lays down that every mutual fund AMC shall dispatch the unit holder of the dividend warrants within 30 days of the declaration of the dividend and dispatch the redemption or repurchase proceeds within 10 working days from the date of such redemption or repurchase. If AMC fail to dispatch the redemption or repurchase proceeds within 10 working days from the date of such redemption or repurchase, ठीक है, रिडम्पशन कोई रिडीम किया है यूनिट को या डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ये टाइम आपको बता दिया बेटा। डिविडेंड वारंट्स को 30 दिन के अंदर डिस्पैच कर देना है, रिडम्पशन मनी को 10 दिन के अंदर डिस्पैच कर देना है। इफ़ एएमसी फेल टू डिस्पैच, अगर ये आपने इस काम में फेल हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इट शेल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट टू द यूनिट होल्डर्स एट सच रेट as may be specified by SEBI for the period of delay. Besides this, the AMC may also be liable to penalty in respect of the delay. ये बात आपने अच्छे से समझ लेनी है। रेगुलेशन 54 to 57 डील विद द एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, पब्लिकेशन देयर ऑफ एंड फॉरवर्ड टू सेबी। ये 54 to 57 में ऑडिट रिपोर्ट और पब्लिकेशन की बातें, सिंपल बातें हैं बेटा, ये आप पढ़ लेंगे, कोई भी दिक्कत इस पर नहीं आएगी आपको। ठीक है भाई, जो एनुअल अकाउंट्स बनाने हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, ऑडिट रिपोर्ट बना के उन्हें सेबी को करना है, और कैसे यूनिट होल्डर तक वो उसे डिस्क्लोज करना है। ठीक है, और ये सब बातें आपने अच्छे से पढ़ लेना। ये जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया। एक्शन अगेंस्ट इंस्पेक्शन एंड ऑडिट की हम बात करेंगे, इंस्पेक्शन और ऑडिट की बात करेंगे यहाँ पे। शाबाश। सेबी के पास पावर है, सेबी इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट इंस्पेक्टिंग ऑफिसर टू इंस्पेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, द ट्रस्टी एंड द एएमसी एटसेट्रा। सेबी में गिव अ नोटिस टू द फंड बिफोर सच इंस्पेक्शन और मे डिस्पेंस विद इट इफ इट फील्स द नीड। कहते हैं कि सेबी इंस्पेक्शन जब करेगी तो नोटिस देगी, और नोटिस देना अगर सेबी जरूरी नहीं समझती तो चलेगा, फिर भी इंस्पेक्शन, विदाउट नोटिस भी इंस्पेक्शन हो सकती है अगर सेबी को लगता है ऐसे। Regulation 63 indicates the obligation of the mutual fund trustee or AMC when they are taken up for inspection by SEBI. ठीक है, तो रेगुलेशन 63 में ओब्लिगेशंस बताए गए हैं कि क्या ओब्लिगेशन होंगे ट्रस्टी के, एएमसी के, जब उनकी इंस्पेक्शन के लिए उनको बोला जाएगा। इंस्पेक्शन ऑफिसर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू सेबी एंड सेबी आफ्टर कंसिडर, जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी होगी वो सेबी को अपनी रिपोर्ट देगी। सेबी आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट, considering the same, communicate the findings of the inspection officer to the mutual fund trustee or AMC and give him an opportunity to be heard. शाबाश, ये बात आप पढ़ लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। liability for action in case of default, chapter 9 containing regulation 68 deals with the above subject. A mutual fund who contravenes any of the provision of the act, rules or regulation framed thereunder shall be liable for the one or more actions specified therein, including the action अंडर चैप्टर 5 ऑफ सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशन 2008। सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशन 2008 में जो पेनल्टीज बताई गई हैं, वो पेनल्टीज, वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, एसेट्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अब दोनों को मिला के पढ़ना है। 75A और 68 दोनों की बातें, 68A तो चैप्टर 5 ऑफ सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशन 2008 को रेफर कर रहा है। 75A दो एडिशनल पॉइंट बता रहा है कि दो एडिशनल केसेस में आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस फेल करने पड़ेंगे। अगर आपने एडवर्टीजमेंट दी और एडवर्टीजमेंट, आपकी एडवर्टीजमेंट कोड जो दिया है 6 शेड्यूल में उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इन केस द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज इन कंट्रावेंशन प्रोविजन ऑफ फेयर वैल्यूएशन, अगर आपने जो वैल्यूएशन करना था और वैल्यूएशन अगर 8 शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। दीज आर द लाइबिलिटीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर लाइबिलिटीज इन केस ऑफ एक्शन फॉर इन केस ऑफ डिफॉल्ट आ जाए तो रेगुलेशन 68 को और 75A को दोनों को मिलाकर पढ़ना है। शाबाश। और आइए इन तीनों स्कीम्स की टेक्निकल मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर इनकी शर्तें हैं, एप्लीकेबिलिटी है, वो बात सब बातें हम इसमें सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम का मतलब समझ लेते हैं। मीन्स a mutual fund scheme that invest primarily, that is 90% of the scheme asset in the debt securities, यानी डेब्ट सिक्योरिटीज में आपने लगाने हैं। डेब्ट सिक्योरिटीज क्या होती है ना, समझ गए बेटा? जो कंपनीज होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दो तरह की सिक्योरिटीज इशू करते हैं, एक कैपिटल ओरिएंटेड इशू करते हैं और एक डेब्ट ओरिएंटेड इशू करते हैं।
लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम्स मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है लेकिन कैपिटल में नहीं लगाना, डेब्ट में लगाना है। तो 90% इन द डेब्ट सिक्योरिटीज और सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का क्या कंसेप्ट है मैं आपको बता देता हूं। देखो एक वर्ड है यहाँ पे, सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। एक कानून है सारफेजी एक्ट। सारफेजी एक्ट के अकॉर्डिंग ये क्रिएट किए जाते हैं। सारफेजी एक्ट आपको नेक्स्ट लेवल पर जब आप फाइनल में आएंगे तो वहां पढ़ेंगे। अभी सारफेजी एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं कि ये सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। जैसे मान लो बैंक के पास 500 करोड़ के क्या है मॉर्गेज राइट्स हैं, यानी बैंक ने क्या किया, लोन दिए और लोन के एवज में सिक्योरिटीज अंडरलाइन कर ली, सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट लोन दे दिया बैंक ने, और बैंक ने ऐसा 500 करोड़ का दे दिया। अब 500 करोड़ के एसेट्स हैं बैंक के पास। अब बैंक का 500 करोड़ फंस गया। अब बैंक क्या करेंगे, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एक होता है इसके लिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी एक स्पेशल कंपनी बनाई जाती है इस काम के लिए। वो कंपनी क्या करती है, बैंकों से वो 500 करोड़ के इंटरेस्ट खरीद लेती है। अब 500 करोड़ के राइट्स खरीद लिए, उन 500 करोड़ के राइट्स को अंडरलाई करके, उनको बेस बना के स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर दिए जाते हैं। उनको टुकड़ों में कन्वर्ट करके इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर दिए जाते हैं। जब वो इंस्ट्रूमेंट इशू करती है वो कंपनी, तो इसे कहते हैं सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? यानी जो सिक्योर एसेट्स को अंडरलाइन करके जो सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं उसे कहते हैं सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनीज है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को कैपिटल प्रोवाइड करती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्पेशल पर्पस व्हीकल विच आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग और प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इन सब कंपनीज में आपने पैसा लगाना है। आपने मतलब किसने, म्यूचुअल फंड कंपनी ने, एएमसी ने इनमें पैसा लगाना है। एंड अदर परमिजिबल एसेट्स इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस और बैंक लोन्स in respect of completed and revenue generating projects of infrastructure companies और प्रोजेक्ट और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। यानी इन प्रोजेक्ट्स में आपने पैसा लगाना है, लेकिन डेब्ट सिक्योरिटीज में लगाना है इनकी। तो इस स्कीम के लिए कुछ लोगों को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर माना जाता है। तो स्ट्रेटेजिक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये लिस्ट है बेटा। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर माना जाता है यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक का ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, तो इसलिए इनका नाम है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। कौन कौन हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, यानी ये लोग क्या हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड को पैसा दे सकते हैं। ठीक है, ये लोग म्यूचुअल फंड में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड विद सेबी। ये सब कौन है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं फॉर द स्कीम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड का मीनिंग मैं आपको बताया। इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब बातें हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन तीनों स्कीम के बारे में पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये टुकड़ों में क्यों पढ़ा रहा हूँ, पहले हम इनका मीनिंग क्लियर करेंगे, क्योंकि बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 3 नंबर का, 8 नंबर का, 5 नंबर का। अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का मतलब क्या होता है सिर्फ ये लिखेंगे, ठीक है। और 5 या 8 नंबर का आए फिर आप इसमें और दूसरी डिटेल्स के बारे में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम की क्या कंडीशंस हैं, जो स्कीम बनाएंगे उसकी शर्तें क्या क्या होंगी, ठीक है। ये आपने ये सब बातें इसमें पढ़नी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम लॉन्च करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऑफरिंग पीरियड, स्कीम ओपन कितने टाइम तक रहेगी। कंडीशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम, ये सब एक शर्तें बेटा। प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे कैसे करेंगे, ये सब बातें बेटा आपने डिस्कस करनी है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू कैसे करेगी ये कंपनी, इसके बारे में। ड्यूटीज ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड की इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम में एएमसी की क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में ऐसे ही है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड,
ठीक है। पहले इन तीनों स्कीम का मैं मतलब आपको बता देता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेंगे। किसी एक स्कीम को डिटेल में पढ़ लेंगे, बाकी दो स्कीम्स आप खुद पढ़ लेंगे। मतलब मेन मेन बातें आपको मैं आपको बता देता हूँ इसकी, आप एक बार इसकी रीडिंग मार लेंगे, कोई भी डाउट है समझ लेंगे। म्यूचुअल फंड चैप्टर खत्म होते ही दो चैप्टर इसके साथ बाई प्रोडक्ट हो जाते हैं, एक तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। म्यूचुअल फंड पढ़ने का मतलब ये है कि आपने 30 नंबर के कंसेप्ट पर हाथ साफ कर दिया, ठीक है। म्यूचुअल फंड खत्म होते ही, सुन लो ध्यान से, म्यूचुअल फंड खत्म होते ही, ठीक है, दो चैप्टर और हैं, एडीआर और डिपॉजिटरी रिसीट्स और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। एडीआर सॉरी, म्यूचुअल फंड खत्म होते ही दो चैप्टर और हैं, एक तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है और एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ये दो स्कीमें हैं जिनकी लैंग्वेज डिट्टो म्यूचुअल फंड जैसी है, बहुत जल्दी वो चैप्टर हो जाएंगे हमारे। और दो चैप्टर वो होने के बाद एडीआर और आईडीआर हम कर लेंगे। चार चैप्टर ये खत्म होने के बाद, म्यूचुअल फंड होने के बाद, ये 5 चैप्टर आपको लगभग 40 नंबर दिला देंगे बेटा। ये 5 चैप्टर, इसके अलावा मनी मार्केट हो चुका है हमारा, मनी मार्केट और इंस्ट्रूमेंट चैप्टर मैंने करा दिया है। इंस्ट्रूमेंट में मेन मेन इंस्ट्रूमेंट मैंने करा दिए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसमें नहीं करे क्योंकि जैसे वहाँ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड था, देखो यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए ये नहीं करवाया था वहाँ पर। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पूरा नहीं करवाया। अरे भाई लोगों, इसलिए पूरा नहीं करवाया है क्योंकि जो वहाँ नहीं पढ़ा है वो उनको यहाँ पढ़ना है हमें। कुछ यहाँ पढ़ेंगे, कुछ स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट का और मनी मार्केट का चैप्टर हो गया तो डेब्ट मार्केट में कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं। डेब्ट मार्केट में एक क्लास आपको दूंगा, वो एक क्लास देने के बाद डेब्ट मार्केट हो जाएगा। देखो बेटा, हमारी प्लानिंग क्या है, 5 चैप्टर ये हो गए हमारे, 5 चैप्टर ये हमारे जो क्लास में अभी आने वाली क्लासेस में करने हैं। म्यूचुअल फंड हम कर चुके हैं, सीआई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 2, एडीआर आईडीआर 4 और ये 5 चैप्टर। मनी मार्केट और इंस्ट्रूमेंट हो गए 7, और साथ में डेब्ट मार्केट हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाता है। आप खोल के देख लेना, डेब्ट मार्केट सारा आपको समझ में आ जाएगा। 8 चैप्टर ये होने के बाद, 8 चैप्टर ये हो गए, लगभग 50 नंबर यहाँ से पक्के हैं, ठीक है, 50 मार्क्स यहाँ से पक्के हैं। कोई माइका लाल रोक नहीं सकता इन 8 चैप्टर से 50 नंबर ना आए, ठीक है। 40 से 50 नंबर यहाँ से पक्के हैं, चलो मैं 40 मानता हूँ। 40 मानने के बाद सेबी से 10 नंबर पक्के हैं, 50। आईसीडीआर से 15 से 20 नंबर, 25 नंबर पक्के हैं, चलो मैं 20 मानता हूँ, 70, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 5 नंबर का कंफर्म आएगा, 70। 4 नंबर का मानते हैं, चलो 2 नंबर का मानते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, 72। 5 नंबर का 5 नंबर का उसमें वो आएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, उसमें थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो मैं करवा दूंगा आपको। वो मैं एक क्लास की और काम है, वो मैं आपको एक क्लास में करवा दूंगा, ठीक है बेटा। इतना चैप्टर, इतना करने के बाद हमारा ये पेपर हाईली स्कोरिंग है। इस पेपर की वजह से कई बच्चों के मैंने 2-2 ग्रुप निकलवाए हैं बेटा, इस पेपर की वजह, क्योंकि 70 to 80 मार्क्स इस चैप्टर में आ ही जाते हैं। अगर 70 से 80 नंबर इस चैप्टर में आ गए आपके, इस सब्जेक्ट में आ गए आपके, तो देखो बेटा आपका ये ग्रुप निकल जाएगा। मैक्सिमम बच्चे रुकते हैं, ग्रुप में फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो एग्रीगेट नहीं बना पाते। और अगर कैपिटल मार्केट को आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो कैपिटल कभी भी आपका एग्रीगेट का कंसेप्ट कभी उलझेगा ही नहीं। चलो आइए दोस्तों, चैप्टर पे वापस आते हैं। 3 स्कीमें पढ़नी हैं। पहले तो स्कीम का मीनिंग सीख लेते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मीनिंग पढ़ने के बाद डिटेल में टेक्निकलिटीज भी इसकी हम पढ़ लेते हैं। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड का क्या मतलब क्या है बेटा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड स्कीम शैल मीन अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट प्राइमरली इन गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। Gold exchange trade fund scheme shall mean a mutual fund scheme that invest primarily in gold or gold related instruments. Gold SEBI Mutual Fund Regulations 1996 permits gold exchange trade fund to invest primarily in gold और gold related instruments। या तो ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए बात बेटा, बहुत ध्यान से दोबारा से सुन लीजिए। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड स्कीम का मतलब क्या है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, ये बात याद रहेगी, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड स्कीम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, या तो जनरल म्यूचुअल फंड होगा जिसमें कोई पर्टिकुलर सेक्टर वाइज नहीं होगा, ठीक है, वो ऐसे भी होती हैं जो पर्टिकुलर सेक्टर वाइज होती है। जैसे ये मान लो इसको नाम ही है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें क्या होगा कि गोल्ड में ही पैसा लगेगा। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम शैल मीन अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट प्राइमरली इन गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। या तो प्राइमरली ये गोल्ड में पैसा लगाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए 2 चीजें, या तो गोल्ड में या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन
ये अभी दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा है, GETF फुल फॉर्म भी एग्जाम में एक नंबर आपको दिला सकती है, याद रखना GETF आपको एक नंबर एग्जाम में दिला सकती है। भाई कहाँ इन्वेस्ट करती है, तो गोल्ड में, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। अरे गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है गोल्ड डेरिवेटिव। बोलो बात समझ में है कि नहीं, डेरिवेटिव आपको समझाया कि नहीं। गोल्ड गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो गोल्ड को अंडरलाई करके डेरिवेटिव इशू करते हैं बेटा, एज अ स्पेसिफाइड सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है बेटा, अ गोल्ड ट्रेडेड फंड स्कीम इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन। अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी है, आपने म्यूचुअल फंड स्कीम चलाई है, म्यूचुअल फंड स्कीम में GETF आपने लॉन्च किया है, GETF के तहत आपने मार्केट से पैसा इकट्ठा किया है, तो कहां कहां उस पैसे का यूज आप नहीं कर सकते। फंड्स ऑफ एनी सच स्कीम शुड बी इन्वेस्टेड ओनली इन गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट। अब बेटा यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये नोट कर लीजिए, या एक्सेप्शन आपको 4 नंबर दिला सकती है, ये एक्सेप्शन आपको 4 नंबर दिला सकती है। सुन लीजिए ध्यान से, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू मीट द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट फॉर ऑनरिंग द रिपर्चेज ऑफ रिडम्पशन और डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। भाई कहते हैं कि प्राइमरली तो पैसा लगेगा गोल्ड में, लेकिन गोल्ड में पैसा लगाने से मान लीजिए आज मार्केट में इस तरह के हालात नहीं है कि हम गोल्ड में पैसा लगाएं। गोल्ड की मार्केट में एडवर्स है, वोलेटाइल मार्केट हो रखी है, पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है, तो टाइम बीइंग हम उस पैसे को गोल्ड में ना लगा के लिक्विड एसेट्स में लगा लेंगे। लेकिन किन लिक्विड एसेट्स में लगाएंगे, ठीक है बेटा, किन लिक्विड एसेट्स में लगाएंगे, ठीक है बेटा, लिक्विड एसेट्स में वो लिक्विड एसेट्स में लगाएंगे जिनका जिक्र हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में किया है। या तो बेटा मार्केट हालात ठीक नहीं है, या ऑनरिंग रीपरचेज और रिडम्पशन। मान लीजिए हमने आज 1 लाख यूनिट इशू कर दी है GETF की, ओपन एंडेड स्कीम है, तो भाई ऐसा देखा गया है कि भाई हम एक एवरेज निकाल लेंगे कि 2 या 3% लोग डेली अपनी रिडीम करेंगे। तो जो लोग रिडीम करेंगे उनको पैसा भी देना पड़ेगा ना। तो सारा पैसा अगर हम गोल्ड में लगा के रखेंगे और लोग पैसा वापस मांगने आ गए, यानी अगर रोज के बेसिस पे, डेली बेसिस पे कुछ लोग वापस पैसा लेने आ रहे हैं, तो उनको पैसा कहाँ से देंगे। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए हम कुछ पैसा लिक्विड एसेट्स में लगा देंगे, लेकिन उनका डिस्क्लोजर पहले करेंगे। शाबाश बेटा, ये आपने बात समझ ली। पेंडिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन अकॉर्डेंस विद क्लोज ए, द म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट सच फंड्स इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है बेटा, ये दोनों बातें एंड ये रिस्ट्रिक्शंस हैं बेटा। अ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम सब्जेक्ट टू फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस। ए और बी पॉइंट पढ़ना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो दिक्कत आएगी बेटा आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना एक बारी, मैं आपके डाउट को रिजोल्व कर दूंगा। शाबाश। कुछ दिनों से भाई पिछले 4-5 दिनों से इस क्लास के 4-5 दिन पहले मैं थोड़ा सा अपने फैमिली अफेयर्स में बिजी था, ठीक है, तो बेटा इसलिए मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं कर पाया। अगर मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब बेटा मैं अदरवाइज बहुत बिजी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं करना चाहता। अगर किसी के डाउट क्लियर नहीं कर पाता तो बेटा आपको बेटा इसमें झिझकना नहीं है, वापस वापस डाउट पूछते रहना जब तक मैं आपका डाउट क्लियर ना कर दूं। इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। चलिए पहले हम पढ़ेंगे REMFS, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड की स्कीम का मतलब पढ़ेंगे। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है? म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे, समझे। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम मीन्स अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट, कहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन रियल एस्टेट एसेट्स और अदर परमिसिबल एसेट्स इन अकॉर्डेंस विद सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस। कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली का मतलब क्या है कि म्यूचुअल डायरेक्ट रियल एस्टेट कंपनी में, रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाएंगे, या इनडायरेक्टली का मतलब या ऐसी कंपनीज को पैसा देंगे जो रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाती हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब यहाँ पे क्या है? रियल एस्टेट एसेट का मतलब क्या है? शाबाश बेटा, ये रियल एस्टेट एसेट्स का रियल एस्टेट एसेट का मतलब बताया गया है। शाबाश। इसकी में और क्या पढ़ना है? आइए अब जरा नजर मार लें। साइलेंट फीचर्स ऑफ REMFS, इसके फीचर्स बताए गए हैं, फीचर्स पढ़ लेंगे और ये लेसन खत्म है बेटा, ये लेसन खत्म है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि म्यूचुअल फंड स्कीम हम आज की इस क्लास में हम खत्म कर देंगे, REMFS। आइए अब एक बारी हम आ जाते हैं अपनी वापस इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट स्कीम पर वापस आ जाओ। ये तीनों का मैंने मतलब बता दिया आपको, तीनों का मतलब क्या है। 2-2, 3-3 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स और कंडीशंस इनकी पूछ लेगा, लेकिन आपने ध्यान से, लेकिन सारी बातें पढ़नी है इसमें, लिमिटेड बातें नहीं पढ़नी, सभी बातें इसमें पढ़नी है। आइए ध्यान से बेटा सुनिए।
हमने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर तक पढ़ा था। आइए एप्लीकेबिलिटी। प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6B ऑफ द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 शेल अप्लाई टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम लॉन्च बाय म्यूचुअल फंड। एप्लीकेबिलिटी, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? कहते हैं ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस एंड द गाइडलाइंस एंड सर्कुलर इशूड देयर अंडर अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर और रिपग्नेंट। कहते हैं कि म्यूचुअल फंड की सारी जो बातें, रूल्स रेगुलेशन सब अप्लाई होंगे। वो रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे जो इन्वेस्टमेंट को लेके जो इसके साथ रिपग्नेंट है, यानी जो कॉन्ट्राडिक्टरी रेगुलेशंस हैं वो तो अप्लाई नहीं होंगे, बाकी सभी रेगुलेशंस इस पे अप्लाई होंगे। ठीक बात है, समझ गए? कोई जनरल बात है। कहते हैं कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे? भाई स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसका जिक्र कर दिया, वो अप्लाई होंगे। और जो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है वो बातें भी अप्लाई होंगी। कंडीशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम का मतलब क्या है? ठीक है बेटा, एप्लीकेबिलिटी की बात यहाँ समझ लीजिए। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए बेटा। कंडीशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम का क्या मतलब है? शर्तें क्या क्या है इसमें, टोटल मिला के इसके अंदर। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुनेंगे। टोटल मिला के कितनी शर्तें इसमें लगा रहे हैं? एप्लीकेबिलिटी। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी के बाद मैं ये छोड़ गया इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। आइए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम पढ़ेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है? दो एलिजिबिलिटी दी है, ध्यान से सुन लो, दोनों को ध्यान से सुन लो। कहते हैं एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड, जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है ना, में लॉन्च एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम। वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम लॉन्च कर सकता है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम पर स्पेशल स्कीम बनाने का मकसद ही यही है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो 2030 में जो 2030 में हमारा इंडिया होगा, उसका 60 to 70% अभी बिल्ड होना है। आप आजकल देख रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, इंडिया के अंदर स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। बड़े बड़े पार्क बनेंगे, बड़े बड़े पुल बनेंगे, बड़ी बड़ी एसईजेड बनेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे बनेंगे बहुत बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग के लिए एक स्पेशल स्कीम लगाई है। और इस स्कीम को निकालने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है? An existing mutual fund may launch an infrastructure fund scheme if it has an adequate number of key personnel। भाई जो भी म्यूचुअल फंड के पास adequate number of key personnel हैं, having adequate experience in infrastructure sector, यानी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास इस तरह के डायरेक्टर्स होने चाहिए, जो इस तरह के की पर्सनल्स होने चाहिए उसके पास, इस तरह के डायरेक्टर्स वगैरह होने चाहिए इसके पास, कि जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट प्रपोजिंग टू लॉन्च एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम इफ द स्पॉन्सर और द पेरेंट कंपनी, या तो स्पॉन्सर या पेरेंट कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर हैज बिन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज बिजनेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सेक्टर, या तो स्पॉन्सर करता हो या पेरेंट कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर करता हो। ठीक है, जैसे मान लो स्पॉन्सर एक कंपनी है और उसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो इस सेक्टर में इसके पास 5 years का एक्सपीरियंस हो। मान लो कंपनी एक्स इज द स्पॉन्सर ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम। मान लीजिए कंपनी एक्स एक स्पॉन्सर है और कंपनी वाई कंपनी एक्स की होल्डिंग कंपनी है, और कंपनी वाई के पास ये एक्सपीरियंस हो 5 साल का, तो बेटा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो 2 मिनट आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, शाबाश। पॉइंट नंबर 1 को, पॉइंट नंबर 2 को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ूंगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 और 2, शाबाश। आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा इसमें। शाबाश बेटा, शाबाश। ऑफरिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे। स्कीम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर शैल बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मोर देन 45 डेज। कब तक ओपन रहेगा? 45 डेज तक ये ओपन रहेगा। शाबाश बेटा। मैं जान के थोड़ा सा मैंने होल्ड कर दिया था क्लास को, ताकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकें। मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है बेटा। और इसके अलावा
पॉइंट नंबर बी आपने ध्यान से सुना, फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन 7। रेगुलेशन 7 एक जनरल क्राइटेरिया दिया है, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपकी पेरेंट कंपनी या स्पॉन्सर के पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास की ये पर्सनल होने चाहिए जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एडिक्वेट एक्सपीरियंस हो। ठीक है बेटा, ऑफरिंग पीरियड ये हम बात समझ गए। कंडीशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, आइए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को एक बार समझ लेते हैं। An infrastructure debt fund scheme shall be launched either as a closed-ended scheme maturing after more than 5 years or interval scheme with lock-in 5 years and interval period not longer than 1 month as may be specified in the scheme information document। ठीक है, या तो बोलते हैं क्लोज एंडेड स्कीम होनी चाहिए या इंटरवल स्कीम होनी चाहिए, जिसमें इंटरवल्स होंगे, जिसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का होगा, यानी 5 साल से पहले तो पैसा निकाल नहीं पाओगे, फिर बीच में इंटरवल्स होंगे, उन इंटरवल्स के दौरान आप अपना पैसा निकाल सकते हो। हाउएवर द टेन्योर ऑफ द स्कीम में बी एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ द यूनिट होल्डर्स बाय वैल्यू। अगर आप क्लोज एंडेड स्कीम है आपकी, तो 2/3 अगर 2/3 यूनिट होल्डर्स आपको परमिशन दे दें तो 2 साल तक आप उसकी मेच्योरिटी पीरियड को बढ़ा सकते हैं। यूनिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, सेकंड कंडीशन सुन लीजिए, यूनिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फंड स्कीम शैल बी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि क्लोज एंडेड स्कीम है तो लिस्टेड तो होगी ही होगी। तीसरी बात, म्यूचुअल फंड में डिस्क्लोज इंडिकेटिव पोर्टफोलियो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फंड स्कीम। भाई इंडिकेटिव पोर्टफोलियो बता सकते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे पैसा रेज करेगी, फंड रेज करेगी, आपको बोलेगी कि भाई पैसा लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फंड स्कीम में, तो वो इंडिकेटिव मे वर्ड यूज किया है। मे वर्ड का मतलब ये कंपल्जन नहीं है, ये कंपल्जन नहीं है कि इंडिकेटिव आपको पोर्टफोलियो बता सकते हैं कि आप जो पैसा दोगे कितना % पैसा हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा सकते हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा म्यूचुअल फंड के लिए जरूरी नहीं है, म्यूचुअल फंड चाहे तो इसे दे सकती है। नंबर 4 बात, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल हैव मिनिमम 5 इन्वेस्टर्स। कम से कम 5 इन्वेस्टर तो होने चाहिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम चला रहे हैं तो कम से कम 5 इन्वेस्टर्स लेने चाहिए। एंड नो सिंगल इन्वेस्टर शैल होल्ड मोर देन 50% ऑफ नेट एसेट ऑफ द स्कीम। और एक इन्वेस्टर 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूनिट्स में नहीं कर सकता। 5वीं कंडीशन है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल एक्सेप्ट एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी इन्वेस्टर विच इज लेस देन 1 करोड़। यानी देखो, इसमें कोई भी इन्वेस्टर 1 करोड़ से कम इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। 5वीं बात, नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल एक्सेप्ट एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी इन्वेस्टर विच इज लेस देन ₹1 करोड़। और 6th पॉइंट है, द मिनिमम साइज ऑफ द यूनिट शैल बी ₹10 lakhs। ठीक है, तो ये सब शर्तें हैं, ये सब शर्तें हैं बेटा किसकी, म्यूचुअल फंड की। ये 6th अपने कंडीशन देखी, शर्तें देखी बेटा। 7th बात पढ़ेंगे, ईच स्कीम लॉन्च्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल हैव फर्म कमिटमेंट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का मतलब पहले आपको ऊपर बता दिया, फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ एटलीस्ट ₹25 करोड़ बिफोर। ठीक है बेटा, ईच स्कीम लॉन्च्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल हैव फर्म कमिटमेंट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट और एटलीस्ट 25 करोड़ बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ द स्कीम आर मार्केटेड टू अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। दूसरे इन्वेस्टर्स को यूनिट अलॉट करने से पहले जो भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं उनसे कम 25 करोड़ का आपने कमिटमेंट लेना है। अगर वो 25 करोड़ का कमिटमेंट कम से कम दें तो आप, ठीक है बेटा, तो आप दूसरे इन्वेस्टर्स को स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस लेवल के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, 25 करोड़ की लिमिट कोई ज़्यादा लिमिट नहीं है। और 8th पॉइंट पढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम में इशू पार्टली पेड अप यूनिट टू इन्वेस्टर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। पार्टली पेड अप यूनिट भी इशू कर सकती है सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन डज अ म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम कैन इशू पार्टली पेड अप यूनिट्स। एक क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर या 5 नंबर आपको ये दिला सकता है, 4 नंबर या 5 नंबर आपको दिला सकता है। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा, ध्यान से आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे, शाबाश, ध्यान से आप इस पॉइंट को समझेंगे और पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछेंगे। 4 नंबर आपको ये दिला सकता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी शैल कॉल फॉर द अनपेड पोर्शन डिपेंडिंग अपॉन द डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। भाई अगर आप पार्टली पेड अप इशू कर रहे हैं
तो एएमसी जो मनी कॉल करेगी वो कॉल करेगी अकॉर्डिंग टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। यानी एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग के जैसे जैसे बिल्डिंग डेवलप होगी तो वैसे वैसे फंड डिप्लॉय करेगी एएमसी, और वैसे वैसे फंड डिप्लॉय होगा तो वैसे वैसे यूनिट होल्डर से पैसा कॉल किया जाएगा। ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ द स्कीम शैल डिस्क्लोज द इंटरेस्ट और पेनल्टी विच मे बी डिडक्टेड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी बाय द इन्वेस्टर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। और तीसरा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी शैल बी रिटेन्ड इन द स्कीम। और जो भी अमाउंट इंटरेस्ट इकट्ठा करेगी उससे एएमसी अपनी जेब में नहीं डालेगी, उस अमाउंट को, इंटरेस्ट को, पेनल्टी को, वो पैसा सभी स्कीम में क्रेडिट किया जाएगा। कि तीनों बातें अगर आप मानेंगे तो आप पार्टली पेड अप यूनिट्स इशू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तीनों बातें समझ में आने वाली हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा सिलेक्टेड लोगों को इशू करना, selected लोगों को इशू करना। यूनिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट स्कीम मे बी ऑफर्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट टू लेस देन 50% सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द ट्रस्टी एंड द बोर्ड ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4-5 नंबर आपको दिला सकती है। व्हेन डज, क्वेश्चन लिखिए, व्हेन डज इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, 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 नोट कर लीजिए, कैन इशू सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, कैन इशू सिक्योरिटीज ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। आप ध्यान से, बहुत प्यार से इस चीज़ को नोट कर लीजिए, 4 नंबर आपको दिला सकते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब आप द यूनिट्स ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम मे बी ऑफर्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट टू लेस देन 50%, ठीक है बेटा, 50 लोगों से कम आपने इशू करना है, 50 लोगों से ज़्यादा इशू नहीं करना, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द ट्रस्टी एंड द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मैनेजमेंट कंपनी। लेकिन जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे तो आपने अप्रूवल लेनी है ट्रस्टीज से एंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से आपने अप्रूवल लेनी है। ऑफर मेड शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, अ प्लेसमेंट मेमोरेंडम इन द मैनर एज स्पेसिफाइड बाय सेबी shall be filed by the mutual fund with SEBI at least 7 days prior to the launch of the scheme. A placement memorandum in the manner as specified by SEBI shall be filed by the mutual fund with the SEBI at least 7 days prior to the launch of the scheme. एक प्लेसमेंट मेमोरेंडम आप फाइल करेंगे सेबी के साथ अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड शैल पे टू सेबी फाइलिंग फीस, म्यूचुअल फंड पे टू सेबी फाइलिंग फी एज स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। ठीक है बेटा, तो इस बेसिस पे आप प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। परमिसिबल इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके लिए देखो आपने कितने पॉइंट पढ़ने हैं ये, शाबाश। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, व्हाट आर द परमिसिबल इन्वेस्टमेंट्स, क्वेश्चन लिखिए बेटा, व्हाट आर द परमिसिबल इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम्स। आइए, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। Every infrastructure debt fund scheme shall invest at least 90% of the net assets of the scheme in the debt securities or securitized debt instrument। ये बात ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल इन्वेस्ट एट लीस्ट 90% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम इन द डेब्ट सिक्योरिटीज और सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स of infrastructure companies or projects or special purpose vehicle which are created for the purpose of facilitating or promoting investment in infrastructure or banks loans in respect of completed and revenue generating projects of infrastructure companies or special purpose vehicle। भाई जब हम इसका मीनिंग पढ़ रहे थे, आप ऊपर पेज पलट कर देखिए, मीनिंग में ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको समझाया है, ठीक है। फिर भी ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया आपके तो आप पूछ सकते हैं, ये ऊपर सेम लैंग्वेज बेटा, ऊपर हम मीनिंग में क्लियर करके आए हैं। जब हमने मीनिंग पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड का तो मीनिंग में सेम लैंग्वेज, इसलिए मैंने स्पीड से पढ़ दिया है इसको, आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर ये समझ में ना आए, ठीक है, सिक्योरिटाइज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मैंने समझाया आपको, स्पेशल पर्पस व्हीकल समझाया मैंने आपको, फिर भी आपको ये बात समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको इसका क्लियर करूंगा बेटा, इस ये पॉइंट क्लियर करूंगा। तो दूसरी बात है, ये हावेवर वाली बात छोड़ो बेटा, ये हावेवर वाली बात बेकार लिखी है इसमें, इस बात को छोड़ो, ये लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। और दूसरी बात पढ़ो, एवरी इंस्ट्रूमेंट डेब्ट फंड स्कीम में इन्वेस्ट द बैलेंस अमाउंट इन द इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेबल इंक्लूडिंग मेजरनाइन फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरनाइन फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं बेटा, ये वर्ड आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला सकता है, मेजरनाइन फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं, उनको मेजरनाइन फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर
मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स की करेक्टरिस्टिक को मिलाकर बनाए जाते हैं, उनको मेज़ानाइन फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फिर कभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी वैसे इसका मीनिंग आपको मैंने बता दिया। ऑलरेडी बता दिया। तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन शैल बी एप्लीकेबल ऑन अ लाइफ साइकिल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम एंड शैल बी रिकन्ड विद रेफरेंस टू द टोटल अमाउंट रेज्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम। Investment restriction shall be applicable on the life cycle of the infrastructure debt fund scheme and shall be reckoned with reference to the total amount raised by the infrastructure debt fund scheme। कहते हैं जी उसकी साइकिल के दौरान ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम का एक साइकिल खत्म हो गया और साइकिल के बाद उसके पास जो भी पैसा बचा उसके बाद वो कहीं मर्जी इन्वेस्ट करे, उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई रिस्ट्रिक्शन ये जब तक एप्लीकेबल होंगी जब तक इन्वेस्टमेंट का साइकिल पूरा नहीं हो जाता। आप दोबारा से पढ़िए थर्ड पॉइंट को, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन शैल बी एप्लीकेबल ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम एंड शैल बी रेकन्ड विद रेफरेंस टू द टोटल अमाउंट रेज्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम। जो आप इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन आपकी उन इन्वेस्टमेंट पर लगेंगी जिस पैसे को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम के नाम से रेज किया है। ये बात पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, नो म्यूचुअल फंड शैल अंडर ऑल इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम इन्वेस्ट मोर देन 30% ऑफ द इट्स नेट एसेट्स इन डेब्ट सिक्योरिटीज और एसेट्स ऑफ एनी सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। यानी 30% से ज़्यादा पैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में नहीं लगाना और प्रोजेक्ट या स्पेशल पर्पस व्हीकल में नहीं लगाना। ठीक है बेटा, यानी 30% पैसा एक कंपनी में नहीं लगाना, 30% से ज़्यादा एक कंपनी में नहीं लगाना। ये चौथा पॉइंट कह रहा है, आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट मोर। ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बेटा आपने ध्यान से सुनना है। इंफ्रास्ट्रक्चर फिफ्थ पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 30% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट ऑफ एनी सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और प्रोजेक्ट और स्पेशल पर्पस व्हीकल विच आर क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग और प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंक लोन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स। यानी 30% से ज़्यादा पैसा लगाना है। लेकिन फोर्थ में और फिफ्थ में डिफरेंस क्या है, दोनों को पढ़ लीजिए ध्यान से, आपको दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, दोनों में देख लीजिए, फोर्थ पॉइंट में और फिफ्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट दोबारा से पढ़िए एक बारी, नो म्यूचुअल फंड स्कीम अंडर ऑल इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम्स इन्वेस्ट मोर देन 30% ऑफ इट्स नेट एसेट्स इन द डेब्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 30% of net assets of the scheme in debt instruments or assets of any single infrastructure company or project or special purpose vehicle which are created for the purpose of facilitating or promoting investment in infrastructure or debt bank loans in respect of completed and revenue generating projects। ठीक है बेटा, भैया आप ध्यान से देखिए, यहाँ म्यूचुअल फंड, मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड के पास 5 स्कीम है, 5 स्कीमें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन पांचों स्कीमों का मिलाकर 30% से ज़्यादा नहीं लगाना और एक स्कीम का भी 30% से ज़्यादा नहीं लगाना। भाई ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या मतलब है इसका। फोर्थ और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा रहा हूँ इनके डिफरेंस को। लेकिन एक बात ध्यान रखना है बेटा, लैंग्वेज से, पहली बात तो आपने लैंग्वेज से नहीं घबराना है, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो फर्स्ट पॉइंट में भी हुई है, और वही लैंग्वेज जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम का मीनिंग पढ़ा था वो लैंग्वेज वहाँ भी यूज़ हुई थी। भाई बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। आइए मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए 3 स्कीमें हैं, 1 2 3, और एक में है 100 रुपये, दूसरे में है 200 रुपये और तीसरे में है 100 रुपये। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना, यानी इनका टोटल जो पैसा इकट्ठा किया म्यूचुअल फंड ने 3 स्कीमें चला के, वो कितना इकट्ठा किया, मान लो 400 रुपये इकट्ठा किया, तो 400 का 30% एक प्रोजेक्ट में नहीं लगाना। यानी कितना हुआ, 400 का 30% कितना हुआ, 120, यानी 120 रुपये एक प्रोजेक्ट में नहीं लगाने। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो फोर्थ पॉइंट था, और फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 100 का 30% यानी कितना, 100 का 30% यानी 30 रुपये पहले स्कीम का लगना चाहिए, 200 का 30% कैसे लगना चाहिए, 60 रुपये दूसरी स्कीम का लगना चाहिए, और 100 का 30% यानी 30 रुपये। आप कहोगे सर इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है फोर्थ और फिफ्थ में, एक ही बात तो कह रहा है। भाई फ़र्क है, जैसे मान लीजिए आपने स्कीम नंबर 1 का 50 लगा दिया, ठीक है, और स्कीम नंबर
स्कीम नंबर 3 का आपने 10 लगाया और इसका 60 लगाया, देखो 120 तो फिर भी बनता है, लेकिन ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। तो इसलिए फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में आपको ये डिफरेंस बताया कि ये अलाउड है, ये चीज़ अलाउड है और ये चीज़ अलाउड नहीं है। बाकी लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, लैंग्वेज तो आपको समझकर याद करनी ही पड़ेगी, ये तो आपका काम है लैंग्वेज तो। लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ, इस लैंग्वेज का कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जाते हैं। सिक्योरिटाइज डेब्ट क्या होता है, तो सिक्योरिटाइज डेब्ट का कंसेप्ट आप चाहकर भी इस पॉइंट से नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके लिए आप जब नेक्स्ट लेवल पर आओगे, प्रोफेशनल में फाइनल में आओगे, तो वहाँ सिक्योरिटाइज सारफेजी एक्ट एक पूरा चैप्टर है आपके। सीआर एक सब्जेक्ट है, वहाँ सारफेजी एक्ट पूरा चैप्टर है, वहाँ पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली ये है क्या। तो फोर्थ और फिफ्थ में आपको मैंने डिफरेंस बेटा बता दिया। आगे हम बढ़ते हैं सिक्स्थ और सेवंथ में नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल इन्वेस्ट इन। शाबाश। सिक्स्थ क्या कह रहा है कि एनी अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ द स्पॉन्सर और इट्स एसोसिएट ग्रुप एन अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ द स्पॉन्सर और इट्स एसोसिएट ग्रुप कंपनी, यानी स्पॉन्सर के साथ जो एसोसिएट ग्रुप कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनीज हैं, वहाँ पैसा नहीं लगाना। एनी अनलिस्टेड सिक्योरिटी इशूड बाय वे ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बाय द स्पॉन्सर और इट्स एसोसिएट ग्रुप, वहाँ पैसा नहीं लगाना। ठीक है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल इन्वेस्ट, अगर ये तीन बातें रिस्ट्रिक्शन है, एनी लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी ऑफ द स्पॉन्सर और इट्स एसोसिएट ग्रुप कंपनी और बैंक लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ द स्पॉन्सर और इट्स एसोसिएट और ग्रुप कंपनीज इन एक्सेस ऑफ 25% ऑफ द नेट एसेट ऑफ द स्कीम सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ ट्रस्टीज एंड फुल डिस्क्लोजर टू इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट मेड विद इन द अफोरसेड लिमिट्स। यानी स्पॉन्सर कंपनीज या एसोसिएटेड कंपनीज में अगर वो लिस्टेड हैं 25% तक लगा सकते हैं। इसके लिए फुल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, ट्रस्टीज से, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से अप्रूवल लेनी पड़ेगी एएमसी को। ये ध्यान से अपनी बात को समझना है। एनी एसेट्स और सिक्योरिटी ओन्ड बाय द स्पॉन्सर और एसेट मैनेजमेंट कंपनी और देयर एसोसिएट्स इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम प्रोवाइडेड दैट सच इन्वेस्टमेंट इज इन द एसेट्स और सिक्योरिटीज नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। एनी एसेट और सिक्योरिटीज ओन्ड बाय द स्पॉन्सर or asset management company or their associate in excess of 30% of the net asset of the scheme, provided that such investment is in asset securities not allowed the investment group, sponsor or its associate retain at least 30% of the net asset of the securities in which investment is made by the scheme till the assets of the securities are held in the scheme portfolio. Approval for such investment is granted by the trustee and full disclosure are made to the investors regarding such scheme. तो ये सभी शर्तें बेटा आपने पढ़नी है। इसमें से कोई भी शर्त आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछेंगे, मेरी बात, मैं आपको बात क्लियर करूंगा। अब शाबाश, अब हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू। किस तरह से वैल्यू डिक्लेयर की जाएगी, किस तरह से वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और डिक्लेरेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू की जाएगी, ये सब बातें आपने पढ़नी है। ठीक है। द एसेट्स हेल्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल बी वैल्यूड इन गुड फेथ बाय द एएमसी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन मेथड्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अप्रूव्ड बाय द ट्रस्टी। Shabash. The assets held by the infrastructure debt fund scheme shall be valued in good faith by the AMC company on the basis of appropriate valuation methods based on the principle approved by the trustee. Second point है, valuation shall be documented and supporting data in respect of each security so valued shall be preserved at least for a period of 5 years after expiry of the scheme. भाई पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपको, assets held by the infrastructure debt fund scheme shall be valued in good faith by the AMC on the basis of appropriation value methods based on the principle approved by the trustee. भाई प्रॉपर वैल्यूएशन के मेथड यूज़ करने हैं, जो मेथड्स ट्रस्टी ने अप्रूव किए हैं उन मेथड्स के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूएशन करनी है, और जो भी वैल्यूएशन करोगे उसके डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, 5 साल तक उनको संभाल के रखना है। पहले 2 पॉइंट में ये बात कह रहा है। तीसरे पॉइंट में क्या बात कह रहा है, मेथड यूज टू अराइव एट द वैल्यू इन गुड फेथ शैल बी पीरियडिकली रिव्यूड बाय द ट्रस्टी एंड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द म्यूचुअल फंड। और चौथी बात क्या कह रहा है, वैल्यूएशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। द नेट एसेट वैल्यू ऑफ एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम शैल बी कैलकुलेटेड एंड डिक्लेयर्ड एट लीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर। ये वैल्यूएशन के रूल्स हैं। ड्यूटीज ऑफ एएमसी क्या है बेटा, ये आप हम पढ़ेंगे। ड्यूटीज ऑफ एएमसी क्या है, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी शैल बी ले डाउन द एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। भाई जनरल बातें हैं, कुछ खास बात नहीं है। जो ड्यूटीज पहले आपने पढ़ी हैं,
कुछ वैसी वैसी ड्यूटीज़ हैं भाई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपर तरीके से एक्टिव रखना है। सेकंड पॉइंट है एएमसी शैल एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस करना है। ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है जो काम आपको ड्यूटी है वो आपने करना चाहिए इन मेंटेनिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम एंड शैल इंश्योर दैट देयर इज नो अवॉइडेबल डिटेरियोरेशन इन देयर वैल्यू। नंबर तीसरी बात, एएमसी शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग द डिटेल्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बाइंग एंड सेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज एसेट टुगेदर with the justification for such decisions and forward the same periodically to trustees। AMC क्या करेगी बेटा, डिटेल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को के बारे में डिटेल बताएगी कि कैसे वो एक किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में ट्रस्टी को बताएगी, ठीक है, और जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों, क्या लॉजिक्स क्या हैं कि क्यों किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, ये सब ट्रस्टीज को कम्युनिकेट करेगी एएमसी। नंबर चौथी बात है, एएमसी शैल इंश्योर द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट फंड स्कीम इज नॉट मोर मेड कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड द ट्रस्ट डेट। एएमसी ये इंश्योर करेगी कि इन रेगुलेशंस के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पांचवी बात, एएमसी शैल ऑब्टेन वेर एवर रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन प्रायर इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर यूनिट्स आर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड। एएमसी कंपनी शैल इंस्टीट्यूट सच मैकेनिज्म एज टू इंश्योर दैट प्रॉपर केयर इज proper care is taken for collection, monitoring and supervision of the debt assets by the appointing or service provider having extensive experience thereof if required। ये सब बातें बेटा एएमसी की जनरल बातें हैं, ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डिस्क्लोजर इन ऑफर डॉक्यूमेंट एंड अदर डिस्क्लोजर्स। ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम shall contain disclosure shall have which are adequate for investors to make informed investment decision and such further disclosure as may be specified by SEBI। भाई ऑफर डॉक्यूमेंट में डिटेल में तफसील से बताएंगे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का मतलब क्या है, और वो सब डिस्क्लोजर करेंगे जो सेबी ने आपको बताया है। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम शैल कंटेन सच फर्दर डिस्क्लोजर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। एडवर्टीजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड स्कीम shall conform to such guidelines as may be specified by SEBI। ट्रांजैक्शन बाय एम्प्लॉइज एटसेट्रा, ये बस लास्ट पॉइंट है इस स्कीम का। शाबाश, ध्यान से आप बात को, ट्रांजैक्शन बाय एम्प्लॉइज एटसेट्रा। All transaction done by the trustees or the employees or directors of the asset management company or the trustee company in investee company shall be disclosed by them to the compliance officer within 1 month of the transaction। All transaction done by the trustee, employees, director of the asset management company ने इन्वेस्टी कंपनी के साथ जो जो ट्रांजैक्शन करी हैं, इन्वेस्टी कंपनी समझ गए जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टी कंपनी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है 1 मंथ के अंदर वो बताएंगे, कंप्लायंस ऑफिसर को बताएंगे। द कंप्लायंस ऑफिसर शैल मेक अ रिपोर्ट देयर ऑन, क्योंकि कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट होगा और कंप्लायंस ऑफिसर इंश्योर करेगा कि वेदर यू आर फॉलोइंग दीज रूल्स और रेगुलेशन और नॉट। तो ट्रांजैक्शन बाय एम्प्लॉइज एटसेट्रा, कंप्लायंस ऑफिसर शैल मेक अ रिपोर्ट देयर ऑन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंप्लायंस ऑफिसर एक रिपोर्ट बनाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, यानी इन्वेस्टी कंपनी इनके साथ में एसोसिएट तो नहीं है, रिलेटेड तो नहीं है, इसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। पर्सन्स कवर्ड अंडर सब रेगुलेशन 1 में ऑब्टेन द व्यूज ऑफ द ट्रस्टीज बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन इन इन्वेस्टी कंपनी बाय मेकिंग सुटेबल रिक्वेस्ट टू देम। द पर्सन कवर्ड इन सब रेगुलेशन 1, जिनको भी सब रेगुलेशन 1 में हमने कवर किया है, जिसमें यहाँ यानी फर्स्ट पॉइंट में जिसको भी हमने कवर किया है, may obtain the views of the trustees before entering into the transaction investee companies। अगर ये लोग इन्वेस्टी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रस्टी की सलाह से वो कर सकते हैं। ट्रस्टी की सलाह लेनी जरूरी है, यानी ट्रस्टी को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। ये बात आप सब पढ़ेंगे। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड का मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, एक ये बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन में ये गोल्ड स्कीम का मतलब बताया, जीडीएस गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, बेटा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। ये एग्जाम में क्लास इस बार के एग्जाम में आ रही है। सेबी हैज designated gold deposit scheme of banks as one of the gold related instruments in GDS of banks by gold ETF of mutual fund will be subject to following conditions। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज गोल्ड डिपॉजिट स्कीम बाय ऑफ बैंक्स बाय गोल्ड ETF, यानी जो गोल्ड ETF है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड है, वो बैंकों के GDS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी बैंकों में गोल्ड डिपॉजिट स्कीम चलाई है, बैंकों ने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम चलाई है, यानी गोल्ड आम लोग अपना सोना बैंक में जमा करा सकते हैं। अब जब आम लोग सोना बैंक में जमा कराएंगे,
आम लोग सोना बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक उनको पैसा कहाँ से देगा, तो इसलिए बैंक ने एक स्कीम चलाई गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत। तो जो गोल्ड ईटीएफ हैं, यानी जो गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड जिन्होंने गोल्ड स्कीम चलाई है, म्यूचुअल फंड हैं, गोल्ड ईटीएफ वाले जो म्यूचुअल फंड हैं, वो बैंकों के जीडीएस में पैसा लगा सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट इन जीडीएस विल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ सच स्कीम। शाबाश। जो टोटल गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में पैसा लगेगा वो मैक्सिमम 20% ऑफ जो नेट एसेट वैल्यू है उनके लगाएंगे, 20% उसमें लगाएंगे। Before investing in GDS of banks, mutual fund shall put in place a written policy with regard to investment in GDS, due approval from the Board of Asset Management Company and the trustee. The policy should have provision to make it necessary for the mutual fund to obtain prior approval of their trustees for each investment proposal in GDS of any bank. Policy shall be reviewed by mutual fund at least once in a year. तो GDS स्कीम के बारे में बताइए, आपको बताया। Gold certificate issued by the banks respect of investment made by gold ETFs in GDS shall be held by mutual funds only in dematerialized form. और वैल्यूएशन कैसे करेंगे बेटा? Since physical gold other permitted instrument linked to gold are denominated in gold tonnage, it will be value based on the market price of the gold in the domestic market and will be marked to market on a daily basis. The market price of gold in domestic market on any business day would write as follows. यानी गोल्ड की जब वैल्यूएशन करेंगे तो उसका वैल्यूएशन का फॉर्मूला ये है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन एएम फिक्सिंग इन यूएस डॉलर पर ऑन्स। ठीक है, लंदन बुलियन मार्केट मतलब लंदन की जो कमोडिटी मार्केट है, जो एसोसिएशन है, जो वो अपना रेट बताती है यूएस डॉलर ऑन्स में। जो लंदन बुलियन मार्केट है वो अपना रेट कैसे बताएगी, यूएस डॉलर पर ऑन्स बताएगी। यानी एक ऑन्स आपने गोल्ड खरीदना है तो कितने यूएस डॉलर आपको देने पड़ेंगे, इनटू conversion factor for converting ounce into kilogram for 0.995 fineness into rate for US dollar into INR प्लस कस्टम ड्यूटी करेंगे, उसमें ऐड करेंगे हम सेल टैक्स, ऑक्ट्राई एंड अदर रिलीवेबल एप्लीकेबल। यानी ये सब चीज़ें आपको बेटा फॉर्मूला आपको याद करना है, ये सब फॉर्मूला आपको याद करना है। इसकी वैल्यू अगर इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया इस फॉर्मूले के ऊपर तो सारे इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब दिए जाएंगे आपको, उसका वो वैल्यूज दी जाएंगे, आपको वैल्यूज उठा के पुट करने होंगे फॉर्मूले में। तो ये क्वेश्चन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, यानी सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, उन क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपने याद करना है, बस ये फॉर्मूला याद करना आपकी बात है। कस्टम ड्यूटी ऐड करनी है, सेल्स टैक्स ऐड करना है, अदर लेविएबल जो टैक्सेस हैं वो ऐड करने हैं, लंदन बुलियन मार्केट का जो रेट है उसमें कन्वर्जन फैक्टर लगाना है, इनटू कन्वर्जन फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग ऑन्स इनटू किलोग्राम फॉर 0.995% फाइननेस, ये कन्वर्जन फैक्टर होगा, ये दिया रहेगा ये कितना है। ठीक है, इनटू रेट ऑफ यूएस डॉलर्स, इनटू डॉलर का रुपयों में कन्वर्जन का रेट आपको बता देंगे कि एक डॉलर 60 में मिलेगा, 65 में मिलेगा, 62 में मिलेगा, जो भी कन्वर्जन रेट दिया हो, जो भी कन्वर्जन ऑन्स इनटू किलोग्राम का जो भी फैक्टर आपको दिया हो, और लंदन बुलियन मार्केट ने जो भी वैल्यूएशन गोल्ड की दी हो, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ठीक है बेटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसमें क्या ऐड कर देना है, कस्टम और जो भी टैक्सेस है वो उसमें ऐड कर देने हैं, तो ये आपको वैल्यूएशन आ जाएगी। ठीक है, और डिटरमाइन ऑफ नेट एसेट वैल्यू कैसे करना है, नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला बताया जीडीएस के लिए। मार्केट और फेयर वैल्यू ऑफ द स्कीम इन्वेस्टमेंट, स्कीम वैल्यूएशन कैसे करोगे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करोगे। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को उसमें ऐड कर दोगे, करंट लाइबिलिटीज को उसमें लेस कर देंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग अंडर स्कीम ऑन द वैल्यूएशन डेट से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एनएवी आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये सब बातें आप अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, ये सब पॉइंट्स अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है आप अच्छे से इस पूरे चैप्टर को, रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद जहां जहां डाउट है वहां पूछ लेंगे। तीनों स्कीम्स अच्छे से पढ़नी है, सभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं। कोई भी डाउट है मुझसे पूछना है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।